राष्ट्रवाद एक टेप है जो जनता के मुंह पर चिपका दिया जाता है। न सांस लेने को साफ हवा, न चलने को ढंग सड़क, मगर एक सवाल नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि व्यवस्था के खिलाफ बोलना तो देश के खिलाफ बोलना है ना जी। सुधार के लिए जो करना है वो जनता तो कर ही रही है, टैक्स तो भर ही रही है, अपना सहयोग दे रही है, जीएसटी, बीएसटी, सीएसटी, दुनिया भर का टी तो जनता भर ही रही है। बदले में क्या मिल रहा है? महंगाई, बेरोजगारी, बीमारी। इन भाई साहब का कुल तर्क यही है कि अच्छा है, तुम जैसे लोग तो चले ही जाओ, तुम ही लोग तो माहौल नकारात्मक कर रहे हो, बिगाड़ रहे हो, उम्मीद है तुम अपना परिवार नहीं त्यागोगी। अब ये क्या तर्क है? यहाँ ना रोजगार है, ना पैसा है, ना सुविधाएं हैं, कम से कम जीने का अधिकार तो दे रहे ये विकसित देश। भारत में जितना महंगा जीना है उतना ही महंगा मरना भी है। सरकारी अस्पताल में सुविधाएं नहीं है, मरीजों के लिए बेड नहीं, अस्पताल पहुंचने के लिए एम्बुलेंस नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। अगर आपको मौका मिले यहां रहने का वर्सेस यहां रहने का, कौन सा चुनेंगे आप? ऑब्वियसली फर्स्ट वन। भारतीय भारत छोड़ रहे हैं वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसे लोगों को ये कहना आसान है कि वो गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, देश के लिए प्यार नहीं है, मगर बात यहाँ देश की नहीं, सुविधाओं की है। आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या आप अपने बच्चों को भ्रष्ट सरकार, प्रशासन, प्रदूषण, अशिक्षा, बेरोजगारी और अपराध से घिरा हुआ पलता देखना चाहते हैं, या फिर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ सड़क और रोजगार वाले देश में? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या चाहेंगे आप? यही कारण है कि बड़ी संख्या में भारतीय अपना पासपोर्ट सरेंडर कर रहे हैं। जिसको भी मौका मिल रहा है भारत छोड़ करके निकल जा रहा है। बात देश की नहीं है, सुविधाओं की है, बेसिक राइट्स की है। इस समय एक ट्वीट पर बहुत विवाद हो रहा है। कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग गालियां दे रहे हैं, जैसा कि ट्विटर पे होता है। एक्स IITian डॉक्टर राजेश्वरी का ये ट्वीट है। पहले मुझे हंसी आती थी जब लोग कहते थे कि हर भारतीय का आखिरी सपना होता है कि वो भारत छोड़ दे। कुछ साल पहले मैं अमेरिका छोड़कर भारत लौटी थी, उम्मीद और एक जिम्मेदारी की भावना के साथ। सच में मेरा दिल था कि मैं यहाँ एक नई जिंदगी बनाऊं और देश के लिए कुछ योगदान दूं, लेकिन असलियत जमीन पर कुछ और ही निकली। लोग आंख मूंद कर गलत नीतियों का समर्थन कर रहे थे, बिना योग्यता के फैसले, बेहिसाब टैक्स और खुला भ्रष्टाचार, और इन सब के लिए तालियां भी बज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये समाज खुद ही अपनी तबाही की तरफ बढ़ रहा है। आखिरकार मैंने फिर से सब कुछ समेटा और चली गई, इस बार साफ सोच और अनुभव के साथ। और सच कहूं तो मैंने कभी इतनी शांति महसूस नहीं की थी। भारत हमेशा मेरे दिल में रहेगा, लेकिन मैं अपने बच्चों को ऐसे माहौल में नहीं पाल सकती जहां नफरत हो, शोर हो और जानबूझकर अज्ञानता फैलाई जा रही हो। अब जो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, ना वो सच सुनने को तैयार हैं, ना ही जो उनके सामने है उसे देखने के लिए। विरोध बात का नहीं, इंसान का कर रहे हैं, तथ्य पे नहीं, भावनाओं पे। ये कमेंट देखिए। गुड फॉर यू, पीपल लाइक यू आर द रीजन हु आर क्रिएटिंग दिस नेगेटिव एटमॉस्फेयर हियर। आई होप यू डू नॉट डिजर्ट योर फैमिली इफ एनी प्रॉब्लम अराइजेज। इन भाई साहब का कुल तर्क यही है कि अच्छा है, तुम जैसे लोग तो चले ही जाओ, तुम ही लोग तो माहौल नकारात्मक कर रहे हो, बिगाड़ रहे हो, उम्मीद है तुम अपना परिवार नहीं त्यागोगी। अब ये क्या तर्क है? ये गुस्सा है। अति राष्ट्रवाद हिलोरे मार रहा है। तथ्य नहीं है, तर्क नहीं है, केवल भावनाएं हैं। बाकी ये बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, बाय, टेक केयर, डोंट कम बैक टू इंडिया। दिक्कत यही है, हम भारतीय सरकार को ही देश मान बैठे हैं। सरकार के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना, हिम्मत कैसे हुई? इंडियंस हैव गिवन अप। जो है ठीक है, जैसा है सही है, चलता है। पॉलिटिकली हाइपर एक्टिव, लॉजिकली जीरो। इसीलिए तो उग्र राष्ट्रवाद भारत में इस तरह फैलाया जा रहा है। एक ऐसा राष्ट्रवाद जहां राष्ट्र एक नेता है। ये नया नहीं है, वैसे इतिहास में ये पहले भी देखने को मिला है। उग्र राष्ट्रवाद एक टेप है जो जनता के मुंह पर चिपका दिया जाता है। न सांस लेने को साफ हवा, न चलने को ढंग सड़क, मगर एक सवाल नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि व्यवस्था के खिलाफ बोलना तो देश के खिलाफ बोलना है ना जी। अशिक्षा, बेरोजगारी, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था झेलेंगे, मगर विश्व गुरु का फर्जी दंभ भी पालेंगे। यही तो हो रहा है ना अभी। कितना भी कोई सरकार को डिफेंड कर ले, कथित देश प्रेम की बातें कर ले, आर्थिक स्थिति हो और मौका मिले तो छोड़ करके सब भागेंगे। ये मेरी कोई हाइपोथेसिस नहीं है, ये सच है, सच जो आंकड़ों में नजर आता है। संसद में सरकार ने बात कबूली है कि पिछले 6 साल में 10 लाख से ज्यादा भारतीय अपना देश और नागरिकता छोड़ चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में आंकड़ा पेश करते हुए बताया कि साल 2024 में 2,06,000
साल 2023 में 2,16,219 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। इसके अलावा साल 2022 में कुल 2,25,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। साल 2021 में 1,63,000 से ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता त्यागी है। साल 2020 की बात करें तो लगभग 85,000 लोगों ने नागरिकता छोड़ी थी और 19 में कुल 1,44,000 लोगों ने भारतीय नागरिकता को त्याग दिया। 2020 के बाद से नागरिकता छोड़ने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। राज्यसभा में पेश डेटा में बताया गया है कि साल 2023 के मुकाबले 24 में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। वहीं बीते 3 वर्षों में ये आंकड़ा 2 लाख के पार बना हुआ है। अब ये बताइए, ये सारे लोग देशद्रोही हैं? 10 लाख से ज्यादा लोग, क्या ये किसी खास समुदाय से हैं? नहीं, ये वो लोग हैं जो अपने और आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा भविष्य चाहते हैं। सोशल मीडिया पर ये कमेंट बहुत देखने को मिलता है कि भागना आसान है, सुधारना मुश्किल है। सुधार के लिए जो करना है वो जनता तो कर ही रही है, टैक्स तो भर ही रही है, अपना सहयोग दे रही है, जीएसटी, बीएसटी, सीएसटी, दुनिया भर का टी तो जनता भर ही रही है। बदले में क्या मिल रहा है? महंगाई, बेरोजगारी, बीमारी। जो लोग भारत की समस्याओं को अफोर्ड कर सकते हैं वो भी यहाँ नहीं रुक रहे हैं। इस साल के अंत तक करीब 3500 करोड़पति देश छोड़ करके बाहर बस जाएंगे। रीजन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिलैक्स इन टैक्सेशन, इलीगल उगाही नहीं होती है। नौकरी फोकरी तो छोड़ ही दो, बेरोजगारी भत्ता अमेरिका में जितना मिलता है ना, यहाँ ज्यादातर लोगों की सैलरी उतनी नहीं होगी भाई। अलग अलग स्टेट्स में अमेरिका के $1,015 जो कि हुआ लगभग 89,000 रुपए से लेकर के $235 जो कि लगभग 21,000 रुपए होता है, इतना लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। बताओ, सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद के दावे करने से पेट नहीं भरता। डंकी फिल्म देखी है ना आपने, कैसे डंकी रूट से भारतीय अमेरिका में अवैध तरीके से घुसते हैं। ना जाने कितने लोग ही इन रास्तों पे मर जाते हैं। भारत में जीने से मुनासिब अमेरिका में मरना है, ऐसा क्या है? चलिए जानते हैं। अमेरिका में अगर आप मजदूरी भी कर रहे हैं तो भी आपकी आर्थिक स्थिति भारत में किसी नौकरीज़दा इंसान से ज्यादा अच्छी होगी। विश्व बैंक और अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में औसतन एक मजदूर हर महीने $3,500 से लेकर के $4,000 यानी कि लगभग 2,80,000 रुपए से लेकर के 3,20,000 रुपए तक कमा लेता है। अमेरिका के अधिकांश राज्यों में मजदूरी कम से कम $7.25 प्रति घंटा होती है। कुछ राज्यों में अधिक भी होता है, जैसे कि न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में, जहां पे न्यूनतम वेतन $15 पर घंटा है। भारत में मजदूर भूखों मर रहे हैं दिन भर रगड़ने के बाद भी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार एक आम मजदूर हर महीने 10,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक कमा लेता है, यानी 100 से लेकर के $250। ये कमाई भी काम, राज्य और शहर के हिसाब से बदल जाती है। यही कारण है कि भारतीय दुबई जैसे देशों में बड़ी संख्या में जाते हैं और अमानवीय स्थितियों में मजदूरी करते काम करते हैं। अकेले सऊदी अरब में 6,95,269 भारतीय श्रमिक काम कर रहे हैं। अमेरिका में पढ़ाई करने वाले विदेशी छात्रों में सबसे बड़ी संख्या भारतीय छात्रों की है। इस समय अमेरिका में 3 लाख छात्र भारतीय पढ़ाई कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज तो यहाँ भी हैं, फिर ऐसा क्यों? रैंकिंग देख लीजिए, अमेरिका टॉप पर है, भारत लिस्ट में काफी नीचे है, टॉप 100 से बाहर है। भारतीय विश्वविद्यालय अड्डा बन चुके हैं अव्यवस्था, नेपोटिज्म, करप्शन, जातिवाद, पितृसत्ता और राजनीति का। ग्रेजुएशन के बाद 40% युवा बेरोजगार हैं, ये आंकड़े बताते हैं। भारत का आंकड़ा ये है। अमेरिका का आंकड़ा देखिए कि ग्रेजुएशन के बाद केवल 5.8% युवा बेरोजगार हैं और उन्हें भी बेरोजगारी भत्ता मिलता है। अमेरिका में काम करने के लिए H-1B वीजा लगता है, जो कि स्किल्ड लेबर के लिए दिया जाता है। हर साल ये वीजा पाने वाले लगभग 80% लोग भारतीय नागरिक होते हैं। टेक सेक्टर से बड़ी संख्या में लोग अमेरिका में सेटल हो रहे हैं। इसका कारण है भारत में टैलेंट और स्किल की इज्जत ना होना, लेबर लॉज की धज्जियां उड़ना और कंपनियों का प्रशासन से मिली भगत। औसत सैलरी की ही अगर हम बात करें तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी अमेरिका में औसतन $1,30,000 यानी कि 1.1 करोड़ रुपए है। भारत में 10 से 20 लाख रुपए, वो भी बहुत बड़ी कंपनी में काम करने पर। अब आप बताइए, कोई क्यों अपना टैलेंट और पैसा यहाँ वेस्ट करेगा? कंपनियों पर टैक्स ज्यादा है, सरकारी प्रोसेस स्लो है और भ्रष्टाचार भी होता है। इससे कंपनियां लागत बचाने के लिए कम सैलरी पर लोगों को रखती हैं। पिछता कौन है? यहाँ के नागरिक, यहाँ के युवा। ये तर्क दिया जाता है कि यहाँ पे रहना तो सस्ता है ना, कम से कम भारत में, अमेरिका में तो महंगा है, यूरोपीय देशों में। अरे महंगा है तो सुविधाएं भी तो हैं। 1 लाख में नो सुविधा से 2 लाख में सारी सुविधाएं। फायदे वाली डील कौन सी है? यहाँ ना रोजगार है, ना पैसा है, ना सुविधाएं हैं। कम से कम जीने का अधिकार तो दे रहे ये विकसित देश। भारत में जितना महंगा जीना है उतना ही महंगा मरना भी है। सरकारी अस्पताल में सुविधाएं नहीं है, मरीजों के लिए बेड नहीं, अस्पताल पहुंचने के लिए एम्बुलेंस नहीं,
प्राइवेट में जाएंगे तो खेत बेचना पड़ जाएगा, बिक जाएंगे आप। चुनावों में फ्री की झड़ी लगाने वाले लोग स्वास्थ्य सेवाओं में रियायत तक नहीं देते गरीबों को। कथित महंगे देशों में इलाज फ्री है। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सेवरल यूरोपियन नेशंस लाइक फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे और स्वीडन, यहाँ पे हेल्थ केयर फ्री है। शिक्षा फ्री है ज्यादातर यूरोपीय देशों में। भारत अपनी जीडीपी का 2.2% स्वास्थ्य सेक्टर पर खर्च करता है। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के अनुसार ये खर्च अभी भी नेशनल हेल्थ पॉलिसी द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2.5% तक नहीं पहुंच पाई है। अमेरिका ने 2023 में अपनी जीडीपी का लगभग 17.6% स्वास्थ्य पे खर्च किया। अमेरिका का प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय साल 2022 में लगभग $12,555 था। यूरोपीय देशों में औसत स्वास्थ्य व्यय यानी स्वास्थ्य पे खर्चा 9.2% ऑफ जीडीपी था। ये 2022 की बात कर रही हूँ। गाड़ी पे 28% जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट और टोल टैक्स देने के बाद हमें क्या मिलता है? ये सड़क, या फिर कहेंगे ये सड़क के नाम पे कलंक मिलता है। राष्ट्रवाद चिल्लाते रहने से इलाज नहीं होता, शिक्षा नहीं मिलती। हाँ, दंगे जरूर होते हैं। अपने देश से प्यार करो मगर सरकार से सवाल पूछते रहो, क्योंकि देश सरकार नहीं है। सफाई करनी है तो गंदगी पहचाननी पड़ेगी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप समर्थन करते हैं या फिर विरोध करते हैं? कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।